नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोगों ने यह तय किया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हम एक कोर्स लॉन्च किए हैं। उससे संबंध में बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का आज जवाब देंगे। सवाल मुख्यतः दो है। एक सवाल ये है कि इंटरव्यू में क्या होगा, आयोग क्या करेगा, आयोग इंटरव्यू कैसे लेगा। जब आप आयोग को दस्तावेज जमा कर चुके हैं और आपको इंटरव्यू जब कॉल लेटर आएगा, तो कॉल लेटर के बाद जब आप आयोग पहुंचेंगे तो आयोग वहां क्या क्या प्रक्रिया करवाएगा और इंटरव्यू बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। ठीक, कुल मिला के इन सारे सवालों को मैंने एक नाम दिया, वो है डिमांड। मैंने क्या नाम दिया, मैं इसको समझ पा रहा हूँ, है ना। डिमांड मतलब इंटरव्यू की मांग क्या है इस परीक्षा के लिए। देखिए, हर परीक्षा के लिए इंटरव्यू की डिमांड अलग अलग होती है। हर जॉब के लिए इंटरव्यू का मतलब होता है व्यक्तित्व का परीक्षण। इसका दूसरा नाम भी होता है व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, तो पर्सनालिटी टेस्ट जो इसको हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, तो ये पर्सनालिटी टेस्ट सब परीक्षाओं के लिए अलग अलग होता है। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि हर प्रोफेशन के लिए पर्सनालिटी टेस्ट अलग अलग होगा। तो हम लोग जो बात करेंगे आज, जो मैं बात करूँगा उस पे ये होगा कि एपी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए और आयोग कैसे उस पर्सनालिटी को टेस्ट करेगा। दो सवाल हैं। पहला तो ये डिमांड, अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक व्यक्तित्व की डिमांड है, वह व्यक्तित्व क्या होना चाहिए और उस व्यक्तित्व का परीक्षण आयोग कैसे करेगा। आयोग के पास कौन से टूल्स हैं इस पर्सनालिटी टेस्ट को चेक करने का, उस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दो तीन बातें हम इस पे डिस्कस कर लें कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर का व्यक्तित्व कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। ठीक, उस पे हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। ऐसे शुरू में हमारी क्लास में थोड़ा सा आप लोग को सब्र के साथ बैठना है, देखना है। देखिए, और ये पेन का कलर शायद ठीक होगा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका काम क्या है? इसका काम है बच्चों को पढ़ाना। किन बच्चों को? कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना। ठीक, महाविद्यालयीन छात्रों को पढ़ाना इस व्यक्ति का काम होगा। पढ़ाने के अलावा क्या काम करेगा ये व्यक्ति? मतलब आप सब वो व्यक्ति हैं, है ना। आप सब पढ़ाने के अलावा क्या करेंगे? पढ़ाना तो एक काम हो गया, पढ़ाते तो स्कूल के टीचर भी हैं, पढ़ाते कॉलेज के टीचर भी हैं। तो क्या ये स्कूल के टीचर जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर का, या पढ़ाते समय उसका व्यक्तित्व कुछ और होगा? तो एक चीज़ है, हम लोग धीरे धीरे क्लास में समझेंगे कि स्कूल टीचर, जिसको हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, बहुत सारे आप लोग टीचर होंगे भी, बहुत सारी चीज़ें इस पर बताने के लिए है। थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे। एक स्कूल टीचर वर्सेस एक असिस्टेंट प्रोफेसर, इनमें जो अंतर होता है उस अंतर को भी समझेंगे। तो हम लोग केवल टीचर की पर्सनालिटी पे बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे टीचर की पर्सनालिटी के साथ साथ एक प्रोफेसर की पर्सनालिटी। चूँकि ये प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर ये एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, फिर ये प्रोफेसर होंगे, है ना। ऐसे चलते इनका आगे बढ़ता जाएगा कदम। फिलहाल ये असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्राध्यापक की हम लोग बात करेंगे। तो स्कूल टीचर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर वाले टीचर में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पे हमें कौन सा व्यक्तित्व चाहिए? हमें स्कूल टीचर का व्यक्तित्व नहीं चाहिए। इसीलिए आप बाल विकास और मनोविज्ञान नहीं पढ़े होंगे कहीं भी, है ना। किसी भी कोर्स में बाल विकास की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि और कुछ है। ठीक, तो यहाँ पे जिस टीचर की ज़रूरत है वो टीचर है प्रोफेसर। तो हम लोग जब व्यक्तित्व की बात करेंगे तो किस व्यक्तित्व की बात करेंगे? कॉलेज में पढ़ाने वाले प्राध्यापक की बात करेंगे। ठीक, असिस्टेंट एक सोपान है, उस सोपान से आप असिस्टेंट निकाल करके खुद को आप प्रोफेसर मानिए। हमारे एक सर हैं जो आयोग में इंटरव्यू लेते हैं, हमारी उनसे मुलाकात हुई एक संगोष्ठी के दरमियान। तो उन्होंने गेस्ट वालों को से और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों से एक बात कही
उन्होंने कहा कि गेस्ट और ये असिस्टेंट, एसोसिएट जो भी शब्द लगे होते हैं ये तो सब सोपान हैं, आप अपने को प्रोफेसर मानिए। उनकी बात को मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ कि आप अपने आप को प्रोफेसर मानिए और प्रोफेसर का एटीट्यूड जो होता है वो डेवलप, एटीट्यूड गलत अर्थों में मत लीजिएगा, एटीट्यूड का जो वास्तव में अर्थ होता है वो, ठीक है, वो वाला हमें लेना है। तो एक स्कूल के टीचर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कहाँ का? स्कूल का टीचर सिर्फ पढ़ाने का काम करेगा, लेकिन जो कॉलेज का टीचर होगा ना उसके साथ पढ़ाने के साथ साथ एक और चीज़ जुड़ेगी। वो क्या होगी उसको भी हम लोग देखते हैं। पढ़ाना तो ठीक है, एक काम है पढ़ाना स्कूल कॉलेज प्राध्यापक का, कॉलेज के टीचर का। दूसरा काम इसका होगा रिसर्च। ये एक महत्वपूर्ण काम है जो कॉलेज के प्राध्यापक करेंगे या करते हैं, स्कूल टीचर इस पे काम नहीं करते, ठीक है। और इस रिसर्च से ही मिलती है डॉक्टरेट की डिग्री, है ना। तो डॉक्टर भी आप सब लोग होंगे भी, नहीं होंगे तो आगे हो जाएंगे। तो इसका एक दूसरा काम है पढ़ाने के अलावा रिसर्च करवाना। तो दो चीज़ें निकल कर आती हैं प्रोफेसर के पोस्ट से, प्रोफेसर के व्यक्तित्व से दो चीज़ें निकल कर आती हैं। देखिए पहले ये डिमांड है, वो डिमांड मैं आपको बता दूं, उसके बाद अपन ले चलेंगे। एक तो टीचिंग और दूसरा रिसर्च, ठीक। रिसर्च का मतलब समझेंगे हम लोग धीरे धीरे, पर यहाँ पे ये दो व्यक्तित्व होने चाहिए एक प्रोफेसर में। एक तो टीचिंग से आता है टीचिंग एप्टीट्यूड जो प्रोफेसर में होना चाहिए। ये आप यदि प्रोफेसर हैं तो कहीं भी आपसे इस पे बात की जा सकती है, टीचिंग एप्टीट्यूड पे, ठीक है। दूसरा आपके अंदर जो गुण होना चाहिए, जो एप्टीट्यूड होना चाहिए, जो अभिरुचि होनी चाहिए, वो है रिसर्च की अभिरुचि, शोध की अभिरुचि, जिसको हिंदी में शोध वृत्ति, मतलब ये काम हो गया शोध वृत्ति, है ना। तो ये जो आएगा उसको अपन कहेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। तो एक प्रोफेसर में इन दो मूल तत्वों का होना अति आवश्यक है। तो जब भी कभी परीक्षण किया जाएगा एक प्रोफेसर का, तो इन सबसे पहले जो होगा वो होगा टीचिंग और दूसरा होगा वो रिसर्च। इसके अलावा प्रोफेसर के बहुत सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी होना चाहिए। एक प्रोफेसर ना केवल पढ़ाता है, ना केवल रिसर्च कराता है, बल्कि समाज का एक उत्तरदायी व्यक्ति भी होता है जो आइडिया देता है समाज को। हालांकि ये आपको रिसर्च टीचिंग में आ जाएगा। तो वो एक विचारक भी होता है एक प्रोफेसर, एक थॉट प्रोसेस को संपादित करने वाला व्यक्ति होता है, एक थिंकर होता है। और वो थिंकर क्या करता है? थिंकर समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का काम करता है। तो जब प्रोफेसर की बात आएगी तो उस प्रोफेसर के मुख्य दो मैं एटीट्यूड मान के चल रहा हूँ, एक टीचिंग और दूसरा रिसर्च। तीसरा आपका अतिरिक्त में जो लेकर के चल रहे हैं वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक प्रोफेसर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समाज में रहता है और विचारक की तरह व्यवहार करता है। तो एक थॉट प्रोसेस वाला व्यक्ति होता है, एक थिंकर होता है जो क्या काम करेगा? यदि सिस्टम में कोई समस्या है, सरकार में कोई समस्या है, समाज में कोई समस्या है, उस विषय में कोई समस्या है, उस समस्या का वो थिंकर होगा। लास्ट थिंकर जो होगा वो प्रोफेसर ही होता है, विद्वान होता है ना। तो एक तो टीचिंग। अब टीचिंग में क्या है? टीचिंग का एप्टीट्यूड। टीचिंग क्या पढ़ाया जाएगा, मतलब आपके अंदर पढ़ाने का कौशल हो, पढ़ाने का कौशल हो, ठीक। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जिस विषय के आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का डीप नॉलेज नहीं बल्कि डीप नॉलेज हो। तो जब भी आपसे टीचिंग करना होगा या आपको टीचिंग कराना होगा तो आप सब्जेक्ट के नॉलेज को ध्यान रखेंगे, अर्थात सब्जेक्ट पे बात की जाएगी, ठीक। तो जब मैं कहता हूँ कि इस रिसर्च और टीचिंग दो तत्व हैं इसके पर्सनालिटी के प्रोफेसर के, तो जब बात आती है टीचिंग की तो एक सब्जेक्ट आपने चुन रखा है, जिस सब्जेक्ट से आपने एग्ज़ाम दिया है, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, जिस सब्जेक्ट से आपने पीएचडी किया है, नेट सेट क्वालिफाई किया है ना, उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए एक टीचर के पास। देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। एक शब्द लगता है एमए, ऐसे एमए होता है, ठीक। एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट।
ठीक, ये एमए का मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट, सब लोग जानते हैं। ये कला का मास्टर व्यक्ति है, वर्ग 1 का मास्टर बन जाएगा ये व्यक्ति जिसने एमए किया होगा। इसके साथ बीएड या जो भी करना है उसके लिए बीटीसी वगैरह जो होता है, तो ये मास्टर होता है, कला का मास्टर है। ऐसे एमएससी होता है, एमएससी में क्या होता है, मास्टर ऑफ साइंस, ये साइंस का मास्टर हो जाता है। ठीक है, इसमें मास्टर लगा ही हुआ है। फिर इसके बाद एक डिग्री होती है जिसको कहते हैं एमफिल। एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी। देखो यहाँ पे जैसे ही फिलॉसफी आएगी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, जैसे ही फिलॉसफी आएगी तो एक नया शब्द आता है जो इस टीचर के अंदर, इस प्रोफेसर के अंदर से शुरू होता है। ऐसे फिर आता है डी फिल। बहुत सारे राज्यों में पीएचडी को डी फिल या पीएचडी मैं कहूँ ऐसे, पीएचडी। तो जब डी फिल, एम फिल और पीएचडी आते हैं तो इसमें एक नया तत्व जुड़ता है। उस तत्व को समझेंगे तो रिसर्च की सारी चीज़ें और टीचिंग का पूरा दर्शन समझ में आ जाएगा आपको। फिलॉसफी, भाई ये मास्टर से डॉक्टर हुए, आर्ट से, है ना, साइंस से हट करके आप फिलॉसफी पे पहुंच गए। तो फिलॉसफी मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, चाहे आप मैथ के हों, चाहे आप कॉमर्स के हों, चाहे आप होम साइंस के हों, चाहे आप इंग्लिश के हों, लिटरेचर हिंदी साहित्य के हों, किसी के भी हों, जैसे ही आप एमए क्रॉस करते हैं तो उसके बाद वाली डिग्री जो होती है उसमें एक शब्द जुड़ता है। उस फिलॉसफी शब्द को हम लोग को समझना है। आई एम नॉट टीचिंग यू फिलॉसफी, आई एम टीचिंग यू व्हाई फिलॉसफी इज एडेड इन द पीएचडी एंड एमफिल डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपको समझना है कि फिलॉसफी क्यों जुड़ा है, फिलॉसफी का क्या काम है। फिलॉसफी का मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे पढ़ाऊँगा मैं ये एप्टीट्यूड वगैरह, तो देखेंगे। मोटी मोटा काम इसका है कमियाँ ढूंढना और उस कमी को ढूंढ करके सुधार के लिए विचार देना, ये एक फिलोसफर का काम होगा। तो जैसे ही आपके सब्जेक्ट के साथ फील लगता है तो आप कमियां ढूंढने वाले व्यक्ति बन जाते हैं और कमी ढूंढ करके उस पर आइडियोलॉजिकल सुधार देते हैं। ठीक, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, वो मास्टर ऑफ फिलॉसफी है, मतलब उसमें वो मास्टरी हासिल है, वो कमियां ढूंढेगा। तो एमफिल किया हुआ व्यक्ति कमियां ढूंढने का काम करता है, लेकिन आगे जैसे इस पे डॉक्टर लग जाता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, तो डॉक्टर डायग्नोसिस भी करता है, चेक भी करता है और उपचार भी करता है, और तब तक नहीं सांस लेता है, रोगी को नहीं छोड़ता जब तक कि वो ठीक न हो जाए। तो आपके अपने विषय के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उस चाहे जिस भी विषय के हों, इसीलिए चाहे जिस भी विषय के व्यक्ति हो उसके पीएचडी डिग्री में और एमफिल डिग्री में फिल लगा होता है, फिलॉसफी लगा होता है। तो सब्जेक्ट के प्रति टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को झलकाना है एक प्रोफेसर के अंदर। ठीक है, तो कैसे आएगा ये तो हम लोग बाद में बात करते रहेंगे, पर वो आएगा कैसे, नॉलेज से। पहला काम तो यदि आप टीचर बनने जा रहे हैं, प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो अपने विषय का, जो भी आपका विषय है, उसके डीप नॉलेज को पकड़िए। नॉलेज शुड बी डीपेस्ट, जितना गहरा हो सके उतना अच्छा है। कोई भी आपसे बात करेगा, टीचिंग कराएगा नहीं, सबसे पहले बात करेगा, तो बात में क्या होगा, सबसे पहले वो आपका नॉलेज चेक करेगा। तो आपको डीप नॉलेज रखना है, ये बात क्लियर। दूसरा, इस सब्जेक्ट की कमियां आपको पता होनी चाहिए, और यदि कमियां पता होंगी तो इससे दूसरा गुण निकल कर आएगा, शोध का गुण, रिसर्च का गुण, कमियों को सुधारने का गुण। तो टीचर होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते एमए वाले व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह सब्जेक्ट की कमियों को पकड़ेगा और उन कमियों को सुधार करेगा, जबकि पीएचडी और एमफिल वाले व्यक्तियों से यह उम्मीद की जाती है कि वो विषय की कमियों को पकड़ेंगे और उस कमियों को दूर करने का आइडियोलॉजी देंगे। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के प्रोफेसर बनेंगे उसमें टीचिंग करने के लिए ज़रूरी है सब्जेक्ट पर बढ़िया कमांड हो, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। आप आयोग कैसे परीक्षण करेगा, आयोग ने आपसे 600 अंक की परीक्षा ली और उस परीक्षा को आप क्वालिफाई हुए हैं। ठीक, 600 अंक की परीक्षा आयोग ने ली है और उस 600 टीचिंग को कैसे टेस्ट करेंगे, नॉलेज को कैसे टेस्ट करेंगे। तो नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आयोग ने आपके, टीचिंग नहीं बल्कि हमें लिखना है नॉलेज।
नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आयोग ने आपसे 150 प्रश्न आपके विषय के पूछे, जो कि 4 अंकों के थे, ठीक है 400 अंकों के थे, और ये 600 अंकों का नॉलेज टेस्ट आपका एक बार हो चुका है। और उस नॉलेज टेस्ट के बाद आप पहुँचे हैं 100 नंबर के इंटरव्यू के लिए। ठीक, अब क्या इस 100 नंबर, अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि 100 नंबर में क्या विभाजन हो सकता है। क्या ये 100 नंबर का सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा? तो नॉलेज एक प्रोफेसर का चेक करने के लिए 600 अंकों का नॉलेज चेक किया जा चुका है। तो उस 600 अंकों के आधार पर ही बाकी चीज़ें अब डिस्कस की जानी है आपसे, जिसमें मुख्य रूप से रिसर्च एप्टीट्यूड आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। आप चलो नॉलेज तो है आपके पास, पढ़ाओगे कैसे? अवेयरनेस आएगा, अवेयरनेस आप कितने अवेयर हो, ठीक है। और जिस क्षेत्र में हो, जैसे एमपी में आप प्रोफेसर होने जा रहे हो, एक प्रोफेसर जब तक वो अपने स्टूडेंट को नहीं जानेगा तब तक वो बेहतरीन कैसे पढ़ा पाएगा। ठीक, इसीलिए आपको एमपी पढ़ाया गया है कि आप एमपी को समझो, एमपी के कल्चर को समझो। अब आप लोग जानते हैं कि किसी के सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक कल्चर भी होता है। यदि आप यहाँ के जनजातीय समस्या को नहीं समझते हैं, यहाँ के पिछड़े वर्ग की समस्या को नहीं समझते हैं, यदि यहाँ के आप क्लाइमेट को नहीं समझते हैं, यहाँ के आप पर्यटन को नहीं समझते हैं, इकोनॉमी को नहीं समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र के लिए आपको प्रोफेसर नियुक्त किया जाएगा, उस क्षेत्र के अच्छे प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आपके सिलेबस में पहले तो इधर 50 क्वेश्चन रखे गए थे, और वो इंटरव्यू में भी अंडरस्टूड हैं, होना ही होना है। क्लियर? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि नॉलेज का सब्जेक्ट का चेक हो चुका है, कुछ इसका चेक हो चुका है। अब इसी बिहाफ पे इन मुद्दों पर बात होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, एमपी का अवेयरनेस, आपका एमपी के संदर्भ में अवेयरनेस, और पर्सनालिटी एक प्रोफेसर की जो होती है वो। तो एक बात तो ये बात क्लियर हो गई कि एक प्रोफेसर में टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड होना है, जिसका परीक्षण आयोग करेगा। ठीक, तो आयोग परीक्षण किस चीज़ों का करेगा इंटरव्यू में? आपके पर्सनालिटी का। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं, फिर कुछ बातें और बताते हैं। टेस्टिंग किसकी होनी है इंटरव्यू में? पर्सनालिटी का। और आप कौन हैं? आप हैं प्रोफेसर। मैं असिस्टेंट हटा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि एटलीस्ट प्रोफेसर ही है, असिस्टेंट तो एक सोपान है। क्लियर? तो पर्सनालिटी का टेस्ट होगा। पर्सनालिटी में किन चीज़ों का टेस्ट होगा? पर्सनालिटी में पहले तो आपका जितना भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो टेस्ट होगा। इंटरव्यू में आने का तरीका, जाने का तरीका, बैठने का तरीका, नमस्ते करने का तरीका, उनको अभिवादन करने का तरीका, आपके पहनने का तरीका, और मतलब ड्रेसअप का तरीका, जितना भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना, कॉन्फिडेंस, कमियां, स्ट्रांगनेस, आपका मजबूतियां, वो सब एक ही होगा। ठीक, दूसरा इस पर टेस्ट होगा एक प्रोफेसर का एप्टीट्यूड, प्रोफेसर का एप्टीट्यूड। ठीक है, और एटीट्यूड दोनों मान लेते हैं, दोनों में अंतर मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे क्लासेस में डिस्कस होंगे, ये दोनों चेक किए जाएंगे एक प्रोफेसर का, इसको बना के रखना है। फिर एक प्रोफेसर का सब्जेक्ट नॉलेज, बहुत सेंसिटिव पद है ये प्रोफेसर। ठीक है, बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव इस मामले में भी है कि इस उम्र के जो बच्चे पढ़ते हैं वो अभी टीनेज से सीधा निकले होते हैं, और इनमें इनकी एक अलग समस्या होती है। बीए के बच्चों को समझना, फिर उन बच्चों को बढ़ते हुए देखना, एमए के बच्चों को समझना, फिर उन्हीं बच्चों को पीएचडी लेवल तक ले जाना, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। स्कूल से तो थोड़ा सा कम ही होता है, लेकिन सेंसिटिव होता है। इस उम्र में बच्चों को संभालना होता है, और इसी उम्र में जो हमारे यंग प्रोफेसर हैं खुद ही बिगड़ गए तो फिर गड़बड़ हो जाता है कई बार, है ना। तो एक प्रोफेसर जब वहाँ पे पहुँचता है, उस प्रोफेसर का जो एटीट्यूड होना चाहिए, तो उस प्रोफेसर के लिए सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज मायने नहीं रखता, उसका चरित्र भी मायने रखता है, उसका गुण भी मायने रखता है। तो अपन सब्जेक्ट का नॉलेज तो होगा ही होगा इस पे। फिर हमने कहा जिस राज्य के आप प्रोफेसर बन रहे हैं, एमपी के बन रहे हैं, तो एमपी का अवेयरनेस आपके पास होना चाहिए। एमपी का कल्चर, एमपी का हिस्ट्री, एमपी का सिनेरियो जो भी है वो होना चाहिए। ठीक, सब्जेक्ट में आपका नॉलेज प्लस सब्जेक्ट का आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ओवरऑल साथ में एक और चीज़, टीचिंग मेथड, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आ जाएगा। तो टीचिंग मेथड का मतलब है कि क्या आप सिर्फ जानते हैं, मॉक टीचिंग में हम लोग इसको कहेंगे कि बोर्ड टीचिंग कह लीजिए, है ना, जिसको आप जानते हैं, क्या सरलतम तरीके से, एक शानदार तरीके से बच्चों के सामने उसको रख भी पाते हैं या नहीं रख पाते। तो
तो टीचिंग। तो टेस्टिंग होने वाली जो चीज़ें हैं वो ये सारी चीज़ें हैं, आपका साइकोलॉजी, आपका प्रोफेसर का एटीट्यूड एप्टीट्यूड, आपका सब्जेक्ट, आपका अवेयरनेस, है ना, आपका पर्सनालिटी का पूरा एक एक तत्व, साथ में आपसे में भी अभी चूँकि MPPSC में हुआ नहीं है आज तक, MPPSC के टीचिंग को लेकर के हम अभी श्योर नहीं हैं, पर जैसा भी होगा तो उसमें टीचिंग टेस्ट की जानी चाहिए। ठीक, ये आयोग की डिमांड है, संक्षिप्त में आयोग की डिमांड है, बाकी हम लोग अलग अलग क्लासेस में समझते रहेंगे। अब रही बात इसकी पूर्ति, डिमांड समझ में आ गई, डिमांड समझ में आ गई होगी आप लोग को, कहीं दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये डिमांड है, अब इसकी पूर्ति कैसे करनी है, पूर्ति के लिए क्या करना है, तो देखिए पूर्ति का जो समाधान है इसको अपन दूसरा पेज लें। ठीक, पूर्ति, डिमांड समझ में आ गई। डिमांड ये है कि आपको एक प्रोफेसर का एटीट्यूड लेके जाना है, डिमांड ये है कि आपको एक प्रोफेसर के तरीके से सोचना है, डिमांड ये है कि अपने आप को एक प्रोफेसर की तरह बनाना है। ठीक, सब्जेक्ट का नॉलेज रखना है, MP का अवेयरनेस रखना है। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि जितना भी एक प्रोफेसर के अंदर अच्छे से अच्छे गुण हो सकते हैं वो सब आपकी डिमांड है। ठीक, टीचिंग भी आपकी डिमांड है, चूँकि आप पढ़ाएंगे तो बेहतरीन तरीके से किसी टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो आपकी डिमांड है। अब रही बात पूर्ति, पूर्ति के दो साधन हैं, या तो आपके अंदर पहले से ही हो और ना केवल हो बल्कि वो आप प्रकट भी कर पाते हो, नॉलेज भी अच्छा हो, एटीट्यूड भी अच्छा हो, आपका एप्टीट्यूड भी अच्छा हो, ठीक है, टीचिंग भी अच्छी कर लेते हो, ड्रेसअप भी बढ़िया हो, सब कायदे का हो, तो आप सीधे आयोग पर जाकर उपस्थित हो जाएंगे और अपनी बात सवालों के माध्यम से जो पूछे जाएंगे वो बढ़िया अच्छे लहजे से। ठीक है, तो ये यदि आपके पास है तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, प्रिपेयर आप हैं। दूसरा, यदि ये आपके पास नहीं है तो इसको अभी दिए गए टाइम पर डेवलप करना है, और इसी को डेवलप करने के लिए हमने सब्जेक्ट वाइज कोर्स बताए हैं, कोर्स बनाए हैं। ठीक, आप चाहो तो ये सब अभी मैं दिखाऊंगा क्या क्या है, आप चाहो तो ये अपने से डेवलप करो या इसमें हमारी सहायता ले लीजिए, तो हम लोग मिल करके, हमारी टीम, आप सब मिल करके इस पूरे चीज़ को डेवलप करेंगे। ठीक है, इसको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। मेरा मानना ये है कि पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस स्किल आने के बाद या पढ़ाने के बाद आ जाती हैं, तो वो हम लोग करेंगे, ज्ञान वाले प्रोसेस पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि इसकी पूर्ति के लिए हमने जो बैच बनाया है उस बैच में क्या क्या होने जा रहा है। क्लियर, तो उस बैच की हम लोग बात कर लें, आइए दिखाते हैं। ये देखिए, इसकी पूरी प्रिपरेशन में जो जो कुछ हो सकता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, वो सब ओवरऑल हमने तैयार किया है। हालांकि ये हमने सहायक प्राध्यापक के लिए बनाया है, लेकिन बाकी के अभ्यर्थियों के लिए भी हमेशा लाभदायक रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बैच को एक बार यदि कोई ज्वाइन करेगा तो बार बार उसको इंटरव्यू की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से इस परीक्षा के बारे में, जो कि परीक्षा आप लोग की है सहायक प्राध्यापक की परीक्षा। ठीक है, और ये सहायक प्राध्यापक की परीक्षा में सभी सहायक प्राध्यापक शामिल होंगे, चाहे वो जिस भी विषय के हों। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो फॉर्म कैसे भरें। सबसे बड़ी समस्या आप लोग की यही रहती है कि फॉर्म जो इनका है, आयोग ने जो प्रोवाइड किया है, उसको कैसे फिल करना है। इसको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या DAF के नाम से जानते हैं। इसके लिए हमने 2 वीडियो बनाए हैं, आप वो प्लेलिस्ट पे जाके देखिए। 2 वीडियो, एक लाइव आकर के हमने कुछ बताया था और दूसरा एक रिकॉर्डेड फॉर्म के साथ वीडियो है, उसको देखिए। और उसके साथ भी यदि कोई समस्या है तो हमारा ग्रुप बना है हर विषय का, वो ग्रुप आप पकड़िए। और ग्रुप को पकड़ने के लिए नंबर मैं अभी दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग बाद में वीडियो फिर नहीं देखते हैं, तो वीडियो तो पूरा देखिए। आपको इस नंबर पे आप हमको मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, चाहे आप जिस भी विषय के हों। क्लियर। फिर साक्षात्कार के सैद्धांतिक आयाम, ये साइकोलॉजी वाला पक्ष है। फिर साक्षात्कार के व्यवहारिक आयाम, ठीक, साक्षात्कार के व्यवहारिक आयाम। साक्षात्कार के व्यवहारिक आयाम में साक्षात्कार में प्रेजेंट होंगे तो कैसे होंगे, पूरा A to Z। और साक्षात्कार के सैद्धांतिक आयाम में हम लोग ये देखेंगे कि हमें
ठीक, कि हमें व्यक्तित्व होता क्या है और एक प्रोफेसर का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इस पर हम लोग डिटेल पे बात करेंगे। ठीक, फिर विभिन्न विषयों की तैयारी, एक प्रोफेसर के लिए विभिन्न विषयों की इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या हो सकती है, वो हम लोग इस कोर्स के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ पे जो मैं बातें बता रहा हूँ वो मैं अपने इंटरव्यू बैच के बारे में बता रहा हूँ। जो कोर्स आप लोग खरीदेंगे, जो कोर्स में आप लोग ज्वाइन करेंगे, उस कोर्स के बारे में बता रहा हूँ जिसको मैं सप्लाई बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आयोग की हर एक पॉइंट की डिमांड की सप्लाई हम लोग ऐसे करेंगे। तो एक तो ये हो जाएगा, इसमें आपको मैं व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम पढ़ाऊंगा। इसमें आपको व्यक्तित्व के व्यवहारिक आयाम में बोर्ड का सब कुछ शामिल है, इंटरव्यू बोर्ड का पैनल का परिचय भी शामिल है। फिर उसके बाद विभिन्न विषयों की तैयारी, हर विषय हमने टोटल जो आयोग के द्वारा 38 विषयों की परीक्षा कराई गई है, उस सारे 38 विषयों को अलग अलग फेज में हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, साक्षात्कार में प्रादेशिक तैयारी, मध्य प्रदेश की तैयारी और आपके जिले की तैयारी, करेंट अफेयर्स, ठीक, करेंट अफेयर्स, और उसके बाद मॉक इंटरव्यू एवं मॉक टीचिंग। अभी हमने बताया ना कि मॉक इंटरव्यू, मॉक टीचिंग। तो मॉक इंटरव्यू से आप लोग क्या सीखेंगे, मॉक इंटरव्यू से आप लोग सीखेंगे कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। और मॉक इंटरव्यू हमारा ऑफलाइन होगा इंदौर में। ठीक है, इंदौर में ऑफलाइन होगा, जो लगभग 15 नवंबर के बाद से शुरू होगा। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फीडबैक और सुधार, इसके लिए हमने बड़ी फाइल बना रखी है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहीं पे दिखाना चाहता हूँ। तो एक एक करके ये देखिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बैच को कितना बेहतरीन बनाने वाले हैं। ठीक, देखिए इंटरव्यू में पहले तो हमारे बैच में सब्जेक्ट का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है आप लोग का कि सर आप सब्जेक्ट पे क्या करा रहे हो। तो आज उस सवाल का समाधान है। एक तरीके से इसको आप डेमो क्लास भी समझेंगे, क्लासेस ऐसे ही होनी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर योर सब्जेक्ट, है ना, हमारी कार्य योजना है। विषय की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके संभावित उत्तर दिए जाएंगे। सभी विषयों के PDF फॉर्मेट में इंटरव्यू में पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे, विथ उनके आंसर जो आप दे सकते हैं, और उसमें कई आंसर शामिल होंगे, आप उसको बड़े आराम से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम से महत्वपूर्ण बिंदु दिए जाएंगे जिन्हें आपको तैयार करना है। वो पूरे टॉपिक से करंट वगैरह का मिला करके सब कुछ आपको ये प्रदान किया जाएगा, जो आपको खुद भी तैयार करना है, पढ़ करके तैयार करना है। तो दो काम यहाँ पे बड़े काम हो गए। एक तो आपको लगभग 30-40 प्रश्न दे दिए गए इंटरव्यू में, जो क्वेश्चन आंसर के रूप में बन सकते हैं विशेषज्ञों से बनवा करके। दूसरा, आपको लगभग 20 टॉपिक दे दिए गए जिसको आपको तैयार करना है। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू के हिसाब से इतने में विषय की ज़्यादातर तैयारी हो जाती है। दूसरा, विषय से संबंधित करंट रिसर्च एवं टीचिंग अभिरुचि के टिप्स दिए जाएंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग कराएंगे, उसका करंट बता देंगे, उसका रिसर्च बता देंगे और उसके टीचिंग की प्रैक्टिस करा देंगे विषय की। और मॉक इंटरव्यू से सब्जेक्टिव स्पेशलिस्ट द्वारा जो ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू होगा उसमें सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट आएंगे, उनसे आप आवश्यक सुधार एवं गुणवत्ता के टिप्स प्राप्त कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद मॉक टीचिंग होगी, आवश्यकता अनुसार यदि हमारा आयोग मॉक कराता है तो हम लोग मॉक भी करेंगे। तो सब्जेक्ट के लिए हमारे पास ये प्लान है। इससे बेटर प्लान आपको कहीं मिले तो आप वहाँ ज्वाइन करिएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। ठीक है, मैं अपने ही से क्यों कहूँ कि सबसे बेटर होगा, पर हमने जो प्लान किया है आपके लिए वो बेहतरीन प्लान है, एक अच्छा प्लान है जिसके साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का प्लान हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, अगला दूसरा सवाल। ये दूसरा सवाल भी है ना, और ये दूसरा डिमांड की सप्लाई भी है। इंटरव्यू क्लासेस सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको किसकी है, प्रोफेसर का एटीट्यूड, है ना, प्रोफेसर का आपके अंदर प्रोफेसर की आत्मा उतर आए, इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और प्रोफेसर की आत्मा उतारने के लिए इन क्लासेस को डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हम लोग फॉर्म भरने, दस्तावेज भरने की, ये तो एक क्लास ही है। ये कुछ क्लासेस हैं जो एप्लीकेशन पे अभी भी अवेलेबल हैं। आज के पहले भी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, वो अवेलेबल हैं, उनको आप देखें। फिर साक्षात्कार की बहुआयामी कक्षाएँ, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कक्षाएँ हैं, बायोलैंग्वेज ऐसे ही लिखा रहेगा। तो उसमें सब कुछ शामिल है, जिसमें साइकोलॉजी है, आपका व्यक्तित्व निर्माण है, पहनावा है, क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहनना है
है ना, विवाहित स्त्रियों को क्या पहनना है, अविवाहित स्त्रियों को क्या पहनना है, पुरुषों के लिए तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं है विवाहित अविवाहित की, है ना। तो वो सब इसमें पूरा लगभग इसकी 20-22 क्लासेस इसमें हमारी होनी है, ठीक। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, ये क्लास आप लोग 2 तरीके से करेंगे। इसमें आपके क्षेत्र एवं जिले का, जिस भी जिले से आप हैं उस जिले का और पूरा एमपी का ये क्लासेस कंटिन्यू हो ही रही हैं प्रशांत सर की, है ना। तो आप उसको देखेंगे यहाँ पे, यहीं पे एप्लीकेशन पे ही आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी। इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश का आवश्यक करंट अफेयर्स, ये भी प्रशांत सर और मैं मिल के करा दूंगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये क्लासेस बिल्कुल रेडी हैं आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, ये क्लास में कराएंगे। तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन एनईपी है उस एनईपी का एक पॉइंट मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। बेसिक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड विथ रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये मैं पढ़ा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। या हर सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ होंगे वो आपको बता देंगे। और बोर्ड टीचिंग के टिप्स। तो एक क्लास प्रोग्राम में इतनी सारी चीज़ें शामिल हैं कि इंटरव्यू में एक भी सवाल आपसे इधर उधर नहीं हो सकता है, क्लियर। फिर तीसरी चीज़ क्या है जो हम लोग सप्लाई करेंगे, इस सप्लाई का हिस्सा बनने के लिए आप लोग, एक नंबर दिया गया है उसमें संपर्क करें, एप्लीकेशन पे जाएं, है ना। तीसरी चीज़ जो हम लोग सप्लाई करेंगे वो होगा मॉक इंटरव्यू, जो कि इस प्रक्रिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैं कहूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे बैच का, इस पूरे कोर्स का, वो है मॉक इंटरव्यू, जिसमें सब्जेक्ट आधारित बोर्ड बनाया जाएगा। मिनिमम 3 सदस्य होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 होंगे, जिसमें एक आपके सब्जेक्ट, ये ऑफलाइन होगा, पहले बता दूँ, पूरा कोर्स ऑनलाइन है, लेकिन ये वाला पार्ट ऑफलाइन है इंदौर में, ठीक है। इंदौर में हमारा ऑफिस लगभग मेकिंग के प्रोसेस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, दूसरा एक होंगे जो एमपी का अवेयरनेस चेक करेंगे, और तीसरा साइकोलॉजी से होंगे जो आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को चेक करेंगे। तो कम से कम 3 लोगों के द्वारा आपका ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू, और मॉक इंटरव्यू की संख्या 5 हमने रखी है, आगे पीछे किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार, ठीक। तो ऑफलाइन इंदौर में होगा। 100 अंकों का विभाजन हमने 25 बिंदुओं में किया है, तो आपका परीक्षण जो होगा वो 25 बिंदुओं में होगा, है ना। यथासंभव रिकॉर्डिंग के माध्यम, और इसकी रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी, मतलब आपके एक इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग कराया जाएगा और उसको फीडबैक के रूप में आपको दिया जाएगा। और आवश्यकता पड़ी और आप यदि कह देंगे कि सर अपने यूट्यूब पे शेयर कर लीजिए, तो हम लोग शेयर भी कर देंगे, ठीक। और मॉक इंटरव्यू के लिए व्यक्तिगत विवरण देना जरूरी है। मॉक इंटरव्यू में आपके रियल इंटरव्यू के अनुसार आयोजित होंगे, है ना, उसका शेड्यूल आपको अलग से दे दिया जाएगा। तो एक तो ये है तीसरा पॉइंट, ठीक है, जो हम लोग सप्लाई में कर रहे हैं। फिर एक चौथी बात है मॉक टीचिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि आयोग ऐसा समझता है कि आप लोग से टीचिंग कराए, तो हमारे पास मॉक टीचिंग की ही सुविधा उपलब्ध है। आवश्यकता अनुसार इंटरव्यू के लिए कोर्स में मॉक टीचिंग की सुविधा प्रदान की गई है, इसी फीस में 3500 रुपये में ही, जो कि प्रथम 100 स्टूडेंट्स के लिए है, 100 अभ्यर्थियों के लिए है, उसी में ये मॉक टीचिंग भी इंक्लूडेड है। इंटरव्यू के लिए जब आप आएंगे हमारे संस्थान के ऑफिस में, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। फिर क्या है, मॉक टीचिंग के बाद अपन चौथा है मूल्यांकन और गुणवत्ता सुधार। मूल्यांकन और गुणवत्ता सुधार आपका, है ना, 100 अंकों का 100 अंकों का जो 25 बिंदुओं में मूल्यांकन किया जाएगा। फीडबैक, एक व्यवस्थित फीडबैक पत्रक के माध्यम से दिया जाएगा, उसमें 25 अलग अलग टॉपिक बनाए गए हैं, अभी होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। 25 अलग अलग बिंदु बनाए गए हैं, जिसके आधार पर आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये आपको, है ना, व्यक्तित्व, पहनावा, भाषा, बोलचाल, ये सब उसमें शामिल है। फीडबैक में कमज़ोर पक्षों को सुधारने के लिए मॉक इंटरव्यू के ठीक बाद दिया जाएगा। मॉक इंटरव्यू के बाद आपकी क्वेरीज का समाधान होगा, वो तो होगा ही। 5वीं जो हम लोग सप्लाई में रख रहे हैं वो है आपका मॉडल इंटरव्यू। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था फर्स्ट टाइम, तो मैं अपने बारे में भी बताऊंगा बाद में। अभी बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी है, कुछ जानना चाहते हैं कि सर आप कौन, मैं अपने बारे में बताऊंगा। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू होता तो मैंने अपने लिए काम किया था कि मैंने अपना मॉक इंटरव्यू, है ना, बनाया था। मॉक इंटरव्यू, मेरा मॉक इंटरव्यू क्या, तो उसमें मैंने अपने बायोडाटा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो फॉर्मेट है हमारे पास। तो आपके बायोडाटा के हिसाब से आपका एक मॉक इंटरव्यू बना दिया, सॉरी मॉक नहीं, मॉडल, यहाँ पे गलत शब्द इस्तेमाल किया हमने। मॉडल इंटरव्यू क्या हो सकता है वो हमारी टीम और आप मिलकर बना लेंगे, ठीक है। फिर छठा चीज़ क्या है, इंटरव्यू के दिन। ये सब कराने के बाद आपका इंटरव्यू का दिन आएगा, वह सौभाग्य का दिन, सौभाग्यपूर्ण दिन आएगा, उस दिन जिसका आपका इंतज़ार है। उस दिन हम लोग क्या करेंगे, है ना, जनरली लोगों का काम पूरा हो जाता है, लेकिन उस दिन हम लोग सक्रिय रहते हैं। उस दिन यदि आपकी घबराहट, बेचैनी, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है,
और ऐसी कोई समस्या आ रही है तो लगातार, हम तो वैसे भी दिन भर बात करते रहते हैं आप लोग से, तो बात करते रहेंगे। तो उस दिन के बेसिक जानकारी में उस दिन का करंट जो होगा, उस दिन का इतिहास जो होगा, उस दिन का पेपर में जो मुख्य बातें आएंगी वो आपको मॉर्निंग में 4 से 5 बजे या 5 से 7 बजे तक ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक। जितना भी उस दिन का कुछ होगा, मान लीजिए किसी का 23 दिसंबर को इंटरव्यू है, तो 23 दिसंबर की जो हिस्ट्री है वो 23 दिसंबर के सुबह सुबह के जो इंदौर शहर के मुख्य पेपर हैं वो, है ना, और बाकी चीज़ें जो हो सकती हैं वो आपको उसी दिन सुबह 7 बजे हमारे प्रशांत सर आपको उपलब्ध करा देंगे। क्लियर? करंट अफेयर्स के विशेषज्ञ एमपी के, ठीक। न्यूज़ क्लिप्स, उस दिन के समाचार आदि सब मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आपके लिए हम और हमारी संस्थान आपको बेस्ट विशेष और शुभकामनाएँ सुबह सुबह भेजेगी एक बढ़िया से कार्ड में, है ना, तो वो आपको मिलेगा। ये सबसे खास बात है लास्ट की, है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। और क्लासेस तो हम लोग करेंगे ही, बढ़िया क्लासेस कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पीडीएफ में साक्षात्कार बैच का डिटेल्स दिया गया है ना। 100 अंक का ये होगा। क्लास हमारी अभी ऑनलाइन है, ऑफलाइन का यदि बहुत सारे लोग हुए तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मॉक इंटरव्यू, इसमें हमने 3 लिखा है लेकिन अभी 5 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। 3500 रुपये अभी फीस रखी गई है। फीस भी लोग डायरेक्ट ही पूछते हैं तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन यह फीस 100 अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें लगभग 47-48 लोग रजिस्टर हो चुके हैं पहले से ही। तो आप पहले से ही इसमें आइए, अब शामिल है। 100 के बाद इसकी फ़ीस, नई फ़ीस क्या डिज़ाइन करेंगे वो बात की बात है, लेकिन 100 अभ्यर्थियों के लिए फ़ीस रखी गई थी, तो उसको आप ज्वाइन करें वहाँ से जा करके। फिर क्या है इस पर आपको और क्या मिलने वाला है, इतनी चीज़ें 3500 रुपये में दे रहे हैं। मुझे लगता है ये फ़ीस ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। फिर आप लोग फ़ोन करके कहते हैं सर कम नहीं कर देंगे, तो देखो आयोग फॉर्म जमा करने की डेट दिया है, उसके बाद यदि आप लेट फीस जमा करते हैं तो 3000 ले रहा है। एक दिन आयोग के फॉर्म को, यदि अपने फॉर्म को आयोग तक पहुंचाने में यदि आपका लेट हुआ तो आयोग आपसे 3000 ले रहा है, ठीक। और मैं आपको इंटरव्यू का सब कुछ दे रहा हूं, वो भी केवल 3500 में दे रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आप लोग हमारे बारे में भी सोचें, ये न्याय नहीं होगा, है ना। तो अब देखिए क्या है, ये क्या हमने यहाँ पे स्किप किया फीस बताने के चक्कर में। साक्षात्कार में कक्षाओं का विवरण दिया हुआ है, ये सारी कक्षाएँ होनी हैं। इसकी PDF मैं आप लोग को ग्रुप में भेज दूँगा। साक्षात्कार की आवश्यकता क्यों है, ये कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। फॉर्म विवरण, फाइल में दस्तावेज, आयोग को डॉक्यूमेंट भेजें, है ना। फिर ये सैद्धांतिक क्लासेस अब होनी है। साक्षात्कार योजना, साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार का स्वरूप, साक्षात्कार के, ये सब होना है अभी, तो ये भी होना बाकी है। तो आप जल्दी से एक कोर्स ज्वाइन करिए और शुरू हो जाइए, ये सभी होना है, ठीक है। ये कमिंग सून लिखा हुआ है। तो ये साक्षात्कार की रणनीति, द्वंद्व या असमंजस वाले प्रश्नों पे कैसे हैंडल करना है ना। MPPSC बोर्ड का परिचय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केवल मैं करा रहा हूँ कि इंटरव्यू के समस्त बोर्ड का परिचय आपको पहले से ही करा दे रहा हूँ, कि जो वहाँ पे एक बंदा बैठा होगा वो आपसे कौन होगा उसके बारे में आप पहले से जानते रहिए, ठीक। फिर महिला अभ्यर्थियों के लिए ड्रेसअप, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ड्रेसअप, ये तैयार एप्लीकेशन पे अभी जा करके देखिए और अपना कपड़ा व्यवस्थित कर लीजिए। जो जो खरीदना है ले लीजिए। साड़ी किसी को लेना है, किसी को ब्लेजर लेना है, क्योंकि ठंडी रहेगी तो ब्लेजर भी पहनना है। साक्षात्कार के प्रादेशिक, है ना, तैयारी, आपका जन्म स्थान, करंट अफेयर्स, ये तो सब ही है इसमें। तो इतना बेहतरीन प्लान है आपके लिए कि कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। और फिर सभी विषयों का है, ये जितना भी विषय, देखिए सभी विषयों का 38 के 38 विषय का तैयारी हम लोग करा रहे हैं। बॉटनी के लिए है, कॉमर्स के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, हिस्ट्री के लिए, सब जितने भी विषय हैं आपके, सब उनमें सब में ये PDF तैयार भी हो चुकी है क्वेश्चन आंसर की। आप जैसे ही बैच ज्वाइन करेंगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका है। फिर आपका प्रतिरूप, प्रतिपुष्टि, मॉक इंटरव्यू, ये तो है ही है। साक्षात्कार के बैच में शामिल होने की प्रक्रिया, ये PDF मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक। तो कुल मिलाकर के ये है। और लास्ट में ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो ये कि साक्षात्कार के लिए अभी फीस 3500 है 100 अभ्यर्थियों के लिए, है ना। जबकि एक्चुअल फीस एप्लीकेशन पे भी आप देखेंगे 5100 लिखी है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग टाइम से देख लें। फिर ये सिटी हमारा एड्रेस होगा जहाँ पे हम लोग इंदौर पे इंटरव्यू आयोजित कराएंगे, वो AB रोड, विष्णुपुरी, ये है ही है, आपको सबको बताया गया है। इस नंबर पे आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका है, ये हमें आपको दिखाना था। एक चीज़ आपको और दिखानी थी, फटाक से मैं दिखा देता हूँ, फिर हमारा आज का शेड्यूल यहीं तक था। मैं क्या दिखाना चाह रहा था, मेरा इंटरव्यू। ये देखिए जो मैं आपको मॉडल इंटरव्यू दूंगा वो कुछ इस प्रकार से बना है।
ये देखिए, मैंने ये खुद अपने लिए बनाया था, इसमें मेरे सब्जेक्ट का है, फिर इसको मैंने पेन से फिल किया था। तो आप सबको ऐसे ही एक तैयार करवा दिया जाएगा जिस पे पूरे प्रश्न आ जाएंगे। अनुमति, जैसे प्रवेश, पहला इसमें क्या टॉपिक है, प्रवेश। जब आप इंटर करेंगे तो फिर अनुमति लेना, अभिवादन करना, बैठने के लिए कहने का इंतजार करना है या नहीं करना, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, है ना। परिचय की कड़ी आएगी, फिर एक, है ना, उसको कैसे हैंडल करना है, क्या क्या बताना है, क्या क्या नहीं बताना है। फिर ऐसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे तो पीएचडी का, नेट का, हॉबी का, खूबियाँ, पसंद नापसंद, हमारे बारे में, विवाहित अविवाहित, लेट से अभी विवाह नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है ना। हमारे नाम का अर्थ, आपकी जाति से प्रश्न हो सकते हैं, हालांकि अवॉइड करते हैं, जाति से प्रश्न नहीं करते हैं, फिर भी हमने बना लिया था कुछ ऐसा ही अपने जाति से संबंधित, तो चाहें तो आप भी बना सकते हैं, ठीक। कोई यदि एसटी अनुसूचित जनजाति से हैं तो अपने जनजाति के बारे में पढ़े रहें, ये हमने खुद के लिए बनाया था अपने इंटरव्यू के समय पर। तो ये है शिक्षण से संबंधित प्रश्न, पीएचडी से संबंधित प्रश्न, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अपने पिताजी के व्यवसाय से संबंधित प्रश्न, नेट जेआरएफ से संबंधित, अपने विषय से संबंधित, है ना, यूजी के विषय से संबंधित, पीजी के विषय से संबंधित, ये सब प्रश्न हमने बनाए थे। इसी को मैं नाम दे रहा हूँ आपको, क्या, मॉडल इंटरव्यू। तो ये आपको प्राप्त होगा, मॉडल इंटरव्यू, ठीक है। बस एक लास्ट चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि आपका जो मूल्यांकन होगा वह मूल्यांकन किस बेस पर होगा। वो फाइल मिल जाए तो हाँ, बस ये असेसमेंट सीट है हमारी। हाँ, जो हमने 25 बिंदु मूल्यांकन के बना रखे हैं वो ये तो वही है, इसको नहीं चाहिए था। इनमें से संभवतः वो फाइल है नहीं क्या, खैर वो फाइल होगी भी तो अभी मैं आप लोग को दूंगा नहीं, इसलिए नहीं दूंगा कि वो हमारे तब काम आएगी जब आप मूल्यांकन के लिए आएंगे, ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए आएंगे। शायद ये फाइल है, देखते हैं, नहीं है, चलिए है, ये तो वही है, खैर नहीं है, बाद में मिल जाएगा आपको। तो एक 25 बिंदुओं का असेसमेंट फाइल हमने बना रखा है, वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो बहरहाल मुझे लगता है कि इस सेशन के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, लेकिन हमने देखा है ग्रुपों में आपके डाउट कभी क्लियर नहीं होते हैं। तो जो भी डाउट बच गए हैं, रह गए हैं, उसको आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हमें मैसेज करके बताइएगा, आपके डाउट अगली क्लास में ले लिए जाएंगे। क्लासेस यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अगली क्लास हमारी जो होनी है हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, साक्षात्कार के सैद्धांतिक आयाम, साक्षात्कार की योजना, उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यह क्लास यहीं से इतना ही हम लोग फिनिश करते हैं। वीडियो पर, चैनल पर यदि आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इंटरव्यू की समस्त तैयारी के लिए आपको हमारा ऐप लोड कर लेना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।